नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिंदुस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश को मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी है। पूर्व पीएम शेख हसीना भी यूनुस सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों का भी रुझान सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है और अब सेना प्रमुख ने भी यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी है। ये तक कह दिया कि बाद में मत कहना हमने वार्निंग नहीं दी। तो बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। रूस अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी, रूस से जल्दबाजी में ना करे समझौता, अमेरिका की धमकी के आगे झुके जेलेंस्की। ट्रंप का कनाडा को अल्टीमेटम, 5 आइज से बाहर करने की तैयारी, जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा झटका। और चलते चलते में देखेंगे चिली में आपातकाल लागू, बत्ती गुल होने के बाद सड़कों पर सेना तैनात। तो बांग्लादेश में एक बार फिर कुछ बड़ा होने के आसार नजर आ रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को छात्रों के आंदोलन के आगे शेख हसीना सरकार ने घुटने टेक दिए थे। हसीना ने हिंदुस्तान में आकर शरण ले ली थी, जिसके बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली। लेकिन अब एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होने की आशंका जताई जा रही है। इस बार सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज्जमान ने यूनुस सरकार को साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। ढाका के रावा क्लब में 2009 में पिलखाना की घटना, जिसमें कई लोगों की जान ली गई थी, उसे याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सेना प्रमुख का ये बयान आया है। इससे पहले भी सेना प्रमुख ने कहा था कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती, तब तक सेना ही देश की कानून व्यवस्था को देखेगी। उनके इस बयान को मोहम्मद यूनुस की कुर्सी के लिए खतरे के तौर पर देखा गया था। दरअसल बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है, उसके बाद से ही हिंसा की कई घटनाएं देखी गई। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के शासन में अपराध की चपेट में आ गया है। इन घटनाओं को देखते हुए यूनुस सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबकी उम्मीदें सेना से ही हैं कि इन घटनाओं पर रोकथाम सेना ही लगा सकती है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास पुराना है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जान लेने के बाद पहली बार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, और तब भी सेना ने ही देश की बागडोर संभाली थी। और अब जिस तरह से बीते कुछ दिनों से आर्मी चीफ की देशभक्ति झलक रही है, उसे देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है। ऐसे में यूनुस सरकार की चिंता बढ़ गई है। देश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ माहौल बनता नजर आ रहा है। बीते दिन बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया। वो यूनुस कैबिनेट में सूचना सलाहकार के पद पर तैनात थे। इस्लाम यूनुस सरकार के कामकाज से काफी नाराज थे। खबर तो ये भी आ रही है कि छात्र अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। यानी जिन छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पर बैठाया, अब वो अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। साफ है, मोहम्मद यूनुस का समर्थन पूरी तरह से गिर चुका है। अब ऐसे में वो इस कुर्सी पर कब तक काबिज रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर बढ़ते घमासान की। तो अमेरिका के नेतृत्व में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए पूरी तरह से रूस के पाले में है। यूएन में भी अमेरिका ने पहली बार अपनी पुरानी नीतियों के खिलाफ जाकर रूस के समर्थन में वोट किया। इसे लेकर पूरा यूरोप टेंशन में है। ऐसे में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप को चेताया है। उन्होंने ट्रंप को कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि के तौर पर ट्रंप से मिले थे, क्योंकि यूरोप के करीब सभी देश अपनी सुरक्षा को लेकर एक जैसी चिंता रखते हैं। मैक्रो ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने युद्ध विराम को लेकर ट्रंप से बात की। मैक्रो ने कहा कि हमने 2014 में रूस के साथ शांति समझौता किया था, और क्योंकि मैं उस शांति समझौते पर नजर रखने वाले 2 सदस्यों में से एक था, इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि रूस ने हर बार समझौते का उल्लंघन किया और हमने एकजुट होकर जवाब नहीं दिया। इसलिए मुद्दा भरोसे का है। मैक्रो ने कहा कि मेरे हिसाब से युद्ध विराम समझौते का क्रम इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होनी चाहिए, और फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने आने वाले हफ्तों में युद्ध विराम की संभावना जताई और कहा
कि रूस को इसका सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये साफ हो जाएगा कि पुतिन शांति समझौते और यूक्रेन की संप्रभुता के बारे में गंभीर नहीं है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच खनिज पदार्थों को लेकर समझौता हो सकता है। ट्रंप लगभग 1 महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थ देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उन्होंने युद्ध में यूक्रेन को अमेरिकी मदद के बदले दुर्लभ खनिज पदार्थों की मांग की है। साथ ही धमकी भी दी कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। और अब दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के आगे झुक गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका एक व्यापक आर्थिक समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बिजनेस डील का ऑफर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस के पास यूक्रेन की तुलना में कई गुना ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है। रूस यहां मौजूद खदानों को डेवलप करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जिसके बाद खनिज पदार्थों को लेकर इस डील पर भी रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे कनाडा की बढ़ती मुसीबतों की। तो कनाडा को 5 आइज जासूसी गठबंधन से बाहर किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने 5 आइज से कनाडा को बाहर करने के संकेत दे दिए हैं, जो जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक पीटर नवारो के हवाले से ये खुलासा किया गया। ये कनाडा के लिए पैरों तले जमीन खिसकाने वाला फैसला साबित हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क से कनाडा को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ थोपने की भी धमकी दी थी और वो कह चुके हैं कि टैरिफ से बचने के लिए कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। आपको बता दें कि 5 आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो खुफिया जानकारियों को आपस में शेयर करता है। इसके 5 सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। इस जासूसी गठबंधन को दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क माना जाता है। इसे तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के करीबी नवारो, जिनका व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस तक सीधी पहुंच है, उन्होंने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 5 आइज से कनाडा को हटाकर उसके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के आरोप जब जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान पर लगाए थे तो उन्होंने 5 आइज से ही जानकारी मिलने का दावा किया था। आपको ये भी याद होगा कि जब न्यूजीलैंड की टीम ने 2021 में पाकिस्तान से अचानक क्रिकेट खेलने से मना किया था और पूरी टीम ने अचानक पाकिस्तान छोड़ दिया था, उस वक्त भी कहा गया था कि 5 आइज से ही संभावित आतंकी हमले की रिपोर्ट दी गई थी। 5 आइज कई दशकों से काफी शक्तिशाली इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है और इसमें 5 देशों की खुफिया एजेंसियां सक्रिय तौर पर काम करती हैं। 5 आइज से मिली जानकारियों को लेकर ये सभी देश काफी संवेदनशील रहते हैं। इसने चीन और रूस को लेकर भी कई बार काफी जरूरी जानकारियां जुटाई हैं। ऐसे में अब कनाडा को 5 आइज से बाहर करने का ये फैसला जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे बिजली के चलते चिली में लगे आपातकाल। तो चिली में अचानक हुए बड़े बिजली आउटेज ने पूरे देश को अंधेरे में डुबो दिया। इस ब्लैकआउट के कारण जनजीवन ठप हो गया, ट्रैफिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हो गई और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई। सरकार ने हालात को गंभीर मानते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी और रात में कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया। इस बिजली संकट ने देश के 19 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, जिसमें राजधानी सैंटियागो सहित 14 प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिली सरकार ने बताया कि बिजली आपूर्ति में ये बड़ी गड़बड़ी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हुई खराबी के कारण हुई, जो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान से सैंटियागो तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। हालांकि इस तकनीकी गड़बड़ी के पीछे का असल कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस आपदा के चलते कई बड़े उद्योगों को बंद करना पड़ा। रात 10 बजे तक यानी ब्लैकआउट के 5 घंटे बाद भी 70 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के थे। सड़कों पर अंधेरा छाया रहा, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए, जिससे रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ गया। सैंटियागो की मेट्रो सेवा भी ठप पड़ गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश भर में इस संकट से अफरा तफरी का माहौल रहा। फुटबॉल मैच रद्द कर दिए गए, कक्षाएं स्थगित कर दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी टाल दिए गए। रेस्तरां, सिनेमाघर और अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग मेट्रो में फंस गए, जबकि ऊंची इमारतों में रहने वाले बुजुर्गों को लिफ्ट बंद होने से बाहर निकालने में कठिनाई हुई।
कई लोगों ने अपनी टॉर्च और मोबाइल फ्लैशलाइट के सहारे सड़कों पर रास्ता बनाने की कोशिश की। परिवहन मंत्री जुआन कार्लोस मुन्योस ने लोगों से अपील की कि वे घरों में रहें, क्योंकि शहर का यातायात तंत्र पूरी तरह से बाधित है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।